आज का यह वाकया जेल में बैठी नूरीन का है, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 7 महीने के बेटे का कत्ल किया था। वजह यह थी कि वो शौहर से तलाक लेकर अपने आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर ये बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब 1 महीने के बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। आज नूरीन का शौहर उससे मुलाकात करने आया हुआ था। वो कहने लगा कि नूरीन, तुमने हमारे बच्चे के साथ इतना जुल्म किया है। मैं मानता हूं कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने इस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में अभी तक मेरे बच्चे की हंसी गूंजती रहती है। मैं तड़पता रहता हूं, एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने अली की शक्ल नहीं हटती है। मुझे वो बहुत याद आता है। फिर उसका शौहर बोला कि मैं जानता हूं तुम हामिद को पसंद करती हो, इसी वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है ताकि मैं फिर तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता हुआ घर उजाड़ दिया। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है। थोड़ी ही देर के बाद वो चला गया और आज उसे कैद में 1 माह हो गया था। आज उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई हुई थी। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी? वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई थी? फिर नूरीन की वालिदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर वो रुक गई और कहने लगी कि मेरी बेटी का खास ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैद औरतें भी उसे मारती है। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को नहीं मारती। ये बात सुनकर नूरीन की अम्मी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसके शौहर ने अपने बेटे को मारा है। नूरीन की अम्मी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। वो मुझसे बोली कि तुम एक लेडी कांस्टेबल हो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वो चली गई, जबकि मुझे गहरी सोच में डाल गई। उनकी बात सच भी हो सकती थी। क्या पता सच में नूरीन बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत नूरीन के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन उसे रोक देती थी। अब उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाता था। मैंने देखा कि नूरीन हर वक्त उदास और परेशान रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख था। इसी तरह कुछ दिन और गुजरे तो एक लड़का नूरीन से मिलने आया हुआ था। मैंने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहने लगा कि मैं हामिद हूं। ये बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। यकीन ये नूरीन का आशिक था। मैंने इन दोनों की मुलाकात करवा दी और इस बार भी वो मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बात करते हैं, इसीलिए मैं जानबूझकर उनके आसपास ही चक्कर लगाती रही। हामिद बार बार यही कह रहा था कि नूरीन, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी। तुम अपने शौहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर हमीद वहां से चला गया और नूरीन उसको बुत बनी देखती रह गई। तब मैं बोली कि देख लिया कि दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बेवजह अपने बच्चे की जान ले ली। वो बस मुझे देख रही थी। उसने मुझे आज भी कुछ नहीं कहा था। अब मैं नूरीन की कहानी जानना चाहती थी कि मुझे उस पर शक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी जो उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। हामिद की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? नूरीन की कहानी जानने के लिए जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। मैं उससे यही कहती कि अगर तुम बेकसूर हुई तो भी तुम इस जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रही और फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। फिर एक दिन उसकी माँ आई। उसकी माँ ने कहा कि मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर नूरीन ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी और कहा कि आप मुझे सजा काट लेने दे, मैं बरी नहीं होना चाहती। फिर मैं बोली कि तुमने अली को कत्ल क्यों किया था? नूरीन कहने लगी कि हाँ, मुझे अली को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी वो बातचीत कर लिया करती थी। मुझे एक दिन वो कहने लगी कि मेरा अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैं बोली कि क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को उठा नहीं पाती थी? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई। जब उसकी अम्मी उसे मिलने आई तो वो अपनी अम्मी से लड़ती झगड़ती रहती थी। कहने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया?
फिर से आपने मेरे लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया? मैं जीना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे के पास चली जाऊँ, और आप ही कि बहाने बहाने से मेरी सज़ा माफ़ करवाने के चक्कर में है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। नूरीन की वालिदा कहने लगी कि तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बार तुम अदालत में झूठ नहीं बोलोगी, तुम्हें एक एक बात सच बतानी होगी। नूरीन खाली खाली नज़रों से अपनी माँ को देखती रह गई। खैर, कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। इस बार नूरीन के साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं नूरीन को लेकर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नूरीन से बयान लिया। नूरीन ने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि उसने ये जुर्म किया है, उसने अपने बच्चे को मारा है। जज साहब ने नूरीन का मेडिकल करवाने की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि नूरीन की मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो ऐसे में अदालत अगली तारीख तक मुलतवी हो गई। नूरीन मुझसे कहने लगी कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जज साहब, मेरा मेडिकल क्यों करवा रहे हैं? मैं बोली कि तुम जिंदगी से इस कदर मायूस क्यों हो चुकी हो, मुझे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? वो कहने लगी कि चंद बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा शौहर एजाज एक अच्छा और नेक इंसान था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे। वो मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैं उम्मीद से हो गई तो एजाज मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हमारे पास हर चीज मौजूद थी। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक तीसरा शख्स दाखिल हो गया, जिसकी वजह से हमारा सुकून चैन सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं चौंक गई। मुझे लगा कि शायद नूरीन अभी हामिद का नाम लेगी, क्योंकि एजाज और नूरीन की जिंदगी में हामिद ही तो आया था। लेकिन वो बोली कि हमारी जिंदगी में शाजिया आ गई। मैंने हैरत से नूरीन की तरफ देखा और वो बोली, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, शाजिया। बहुत हसीन थी, बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। मेरे शौहर ने उसे देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। मुझे शाजिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर एजाज मुझे अक्सर यही कहता रहता कि हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई है, उसका नाम शाजिया है, तुम उससे मिलजुल लिया करो, वो बेचारी तन्हा रहती है। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी उस लड़की पर तरस आया कि बेचारी के माँ बाप भी जिंदा नहीं और गरीब भी है। एक दिन मैं उसे मिलने उसके घर चली गई और फिर मेरी और उसकी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शाजियों को अपने घर भी बुलाने लगी और यूं मेरा शौहर एजाज शाजिया को देखकर बड़ा खुश होता। मेरा बच्चा अली इस दुनिया में आने ही वाला था, तो मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, तो मैं शाजियों को अपनी मदद के लिए घर बुला लिया करती थी। मगर मुझे कहाँ मालूम था कि यही औरत मेरी खुशियों की कातिल निकलेगी। और फिर एक दिन शाजिया मेरे किचन में चाय बना रही थी और मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे भी शाजिया के पास चले जाना चाहिए। मैं आराम कर रही हूँ और वो मेरे घर का कामकाज कर रही है, इसीलिए मैं किचन में गई तो ये देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई कि शाजिया और एजाज हाथों में हाथ पकड़े प्यार की बातें कर रहे थे। एजाज शाजिया से कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना बना लूंगा। ये सब देखकर तो मैं दंग ही रह गई। मैं बोली कि अच्छा, तो ये सब हो रहा है? मुझे लगा था कि शाजिया तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन तुमने तो मेरी ही जड़ें काट दी। और एजाज, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। एजाज ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो पहला दिन था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके बाद एजाज ने मुझे दिन रात बहुत मारा पीटा, यहां तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वो मुझे ऐसे मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन एजाज ने मुझे मेरे बाजू पर मारा और मेरा बाजू टूट गया। 5 दिन बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है, तो एजाज ने कह दिया कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं अपने बेटे को गोद में उठाना चाहती थी, मगर मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ जाती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा पहले ही हाथ ठीक हुआ था। मगर उन दिनों एजाज सुबह शाम मुझे यही कहता कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो, मगर मैं उसे शादी की इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा घर खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि मुझे आखिरी उम्मीद थी कि शायद एजाज को मैं अपने प्यार से दोबारा अपना बना लूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ था और दूसरी बीवी ले आया, तो मेरे साथ वो क्या सुलूक करेगा, बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो अपने माँ बाप से भी अपने शौहर की शिकायत नहीं किया करती थी। एजाज बहाने बहाने से मुझे मारता रहता। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला है, तो कभी ये शिकवा कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मुझे यह लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी जिंदगी है।
एजाज आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मेरे दिल से उतर गई हो, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहता। एक दिन एजाज मेरे पास आया और बोला कि मैं शाजिया से आज शादी करने जा रहा हूं। तब मैं फट पड़ी और मैं बोली कि मैं इस सब की तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ही ख्याल करो। एजाज ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर एजाज अली को उठाकर कहने लगा कि ये देखो अब मैं क्या करता हूं, तुम मुझे शादी की इजाजत दे रही हो या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और ये इतनी भयानक सजा होगी कि तुम सारी जिंदगी पछताओगी। उसने बहुत जोर से अली को जमीन पर फेंका और वो जमीन पर गिरा तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, रोने लगा। इसके बाद वो पूरे तरीके से खामोश हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगी और भागकर अली के पास जाना चाहती थी, मगर एजाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे 7 महीने नन्हे से अली ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और मैं एक तरफ खड़ी थी। अली के चेहरे पर दर्द के आसार थे, अली की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चीखती चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूं। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अली चीखते चीखते दम तोड़ गया। तब एजाज ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने क्या कर दिया है, मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हो चुके थे। एक तरफ अली की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैंने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के हामिद से इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत ये थी कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि हामिद है कौन। फिर मेरे शौहर ने आसानी से शादी कर ली। मैंने जेल में आकर ये ड्रामा रचाया कि मैं कातिल हूं और पूरा थाना मेरे खिलाफ रहा और फिर हामिद को भी जानबूझकर यहां भेज दिया गया ताकि ये बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया गया। पुलिस मुझे पकड़कर यहाँ पर ले आई और मैं अभी तक सदमे में हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती और सोचती हूँ कि यह कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सकी। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अली के पहलू में जाकर मैं सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। नूरीन ज़ारो कतार रोने लग गई। तब मैंने उससे कहा कि सब्र करो, उसे दिलासा दिया, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि नूरीन ने सच कहा था या मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। उसके बाद फिर नूरीन की पेशी का दिन आ गया। नूरीन को अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा कि आपका यह हाथ कैसे टूटा था। तब नूरीन फूट फूट कर रोने लग गई और अपनी सारी दुख भरी दास्तान जज साहब को सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साबित हो चुका था कि नूरीन पर बड़े लंबे समय से तशद्दुद किया जा रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक देती और यही एक पॉइंट था कि नूरीन कातिल नहीं है। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर वो ये सब कुछ छुपाए हुए थी। वो मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और सब लोग नूरीन को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन वो तो बेचारी बेकसूर निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। 2 पेशियों के बाद अदालत ने फैसला किया कि नूरीन बेकसूर है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब वो सलाखों से निकलकर अपने घर आ चुकी थी, जबकि एजाज को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई। नूरीन आज भी अपने बच्चों को याद करके बहुत रोती रहती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।